डेट है आज 11 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बनारसी पासमीना। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ये पासमीना क्या है। पासमीना देखो एक भेड़ की प्रजाति है। भेड़ भेड़ तो आप जानते हो ना, सिप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भेड़ की प्रजाति है, इसी के बाल काट के इससे कपड़े बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े वगैरह, शॉल, इस तरह के देखो शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, या जर्सी स्वेटर बनाए जाते हैं इससे। लेकिन अभी तक ये पासमीना की जो क्वालिटी के ये कपड़े बनते थे, लेह लद्दाख में बनते थे, कश्मीर में बनते थे, क्योंकि ये भेड़ वहीं पे पाई जाती है, कश्मीर लद्दाख में। लेकिन पहली बार इसकी जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के कपड़े बनाए जा रहे हैं बनारस में, यानी कि वाराणसी में। वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश। तो ये हिमालयन हाईलैंड लेह लद्दाख से वाराणसी में गंगा रिवर के बैंक पे, किनारे पे ये हैंडीक्राफ्ट डेवलप की जा रही है इस क्वालिटी की। बस इतना ही याद रखना इसमें। और ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है प्रीमियम पासमीना प्रोडक्ट। ये प्रिपेयर किया जाएगा, खादी वेवर्स हैं जो खादी के कपड़े बुनते हैं, बुनकर हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाएगा वाराणसी में। अभी जो ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, इसके चेयरमैन है श्री विनय कुमार सक्सेना। ये विनय कुमार सक्सेना है जो इसके चेयरमैन है केवीआईसी के। और केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था। 1956 में इसको एक्ट बना के बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर ये काम करती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये अभी तक बनाई जाती थी लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। बस इतना याद रखना, अब पहली बार ये लाई जा रही है, वाराणसी में बनाई जाएगी इसके प्रोडक्ट वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है अवसर स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये याद रखना है किसने लॉन्च की है और इसका काम क्या है। लॉन्च तो किए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसके देखो बहुत सारे एयरपोर्ट बने हुए हैं जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जिनको प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती हैं, चलाती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे, जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। तो उन एयरपोर्ट पे कुछ जगह दी जाएगी। जैसे मान लो भाई साहब आपको दुकान खोलनी है, दुकान खोलने के लिए आपको एक चाहिए तो सही रूम टाइप का, उसमें आप दुकान खोलोगे, सामान रखोगे, अपना सामान रखोगे, शोकेस करोगे उसमें। तो इसी तरह से ये एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वुमन के लिए, महिलाओं के लिए, आर्टिजन क्राफ्ट्समैन के लिए ये स्पेस प्रोवाइड किया है। कोई भी मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई भी बना सकता है। कुछ लोग मिलके आए, उन्होंने एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया अपनी सहायता खुद करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो हाथों से बुने हुई चीज़ या कुछ भी अपना, आर्टिजन है, कोई कलाकार है, कोई चीज़ बनाई है, क्राफ्ट्समैन है, कोई महिला है, उसके बनाए हुए वस्तुओं को एयरपोर्ट पे शोकेस किया जाएगा, यानी कि उसको जगह दी जाएगी इसमें, यानी कि उनका प्रोडक्ट के लिए अवसर दिया जाएगा। इसलिए स्कीम का नाम भी अवसर स्कीम है। और अवसर की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन ऑफ द रीजन, यानी कि उस क्षेत्र के जो कलाकार हैं, स्किल्ड कलाकार हैं, उनके लिए वेन्यू यानी कि एरिया, क्षेत्र प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें सेल्फ अर्नड ग्रुप की तरह प्रमोट किया जाए, सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, सेल्फ डिफेंडेंस बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्हें 100 से 200 स्क्वायर फिट की जगह दी जाएगी उन्हें एयरपोर्ट पे। और ये एक आर्टिजन या एक क्राफ्ट्समैन के लिए 15 दिन की ड्यूरेशन होगी, यानी कि एक क्राफ्ट्समैन का मतलब है एक ग्रुप, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा जो, उसको 15 दिन के लिए ये टाइम दिया जाएगा और वो अपनी वस्तुएं वहाँ पे रख सकते हैं। और एयरपोर्ट पे आपको पता है भाई साहब, बहुत अमीर अमीर लोग ही जा सकते हैं एयरपोर्ट पे, गरीब तो जाता नहीं है। वहाँ पे उनकी चीज़ें देखेंगे, शॉप में तो खरीदेंगे, तो इनको भी फ़ायदा होगा। अभी तक ये आउटलेट हैं जो बना चुके हैं चेन्नई में, अगरतला में, देहरादून में, कुशीनगर में, उदयपुर में, अमृतसर एयरपोर्ट पे, इतनी सारी जगह पे बना चुके हैं। इनके बनाई हुई चीज़ लोकल जो वूमन है, महिलाएं वहाँ पे, या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं जो महिलाएं, उनके द्वारा ये होम मेड प्रोडक्ट हैं। जैसे पफ्ड राइस है, पापड़ हैं, पैकेज पापड़, पिकल्स है, अचार, या ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स।
ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एनिमेशन आप जानते हो, कार्टून वाली वीडियो देखी होंगी आपने, और कार्टून ये समझ लो एनिमेशन है वो। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब है जैसे मान लो बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कोई हीरो वगैरह सांड से लड़ रहा है, बैल से, सांड बफेलो का हस्बैंड लड़ रहा है, तो भाई साहब वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है लड़ने की, बाद में उसमें सांड डाला गया, बाद में विजुअल इफेक्ट से, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा उसमें बाद में सांड डाला गया। तो ये होते हैं विजुअल इफेक्ट। या कोई सांप डाल दिया या कुछ भी, कोई शेर डाल दिया, देखते हैं ना कभी जंगलों में शेर से लड़ रहे होते हैं, वो विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। या कोई गेमिंग, कॉमिक्स, इन चीज़ को प्रमोशन करने के लिए हमारे देश में ये प्रमोशनल टास्क फोर्स बनाई गई है। ये यूनियन बजट जो 2022-23 का इस साल अनाउंस किया था, उसी में अनाउंस किया था कि इस तरह की टास्क फोर्स बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जरिए। तो ये मिनिस्ट्री भी याद रखनी है कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है। इस मिनिस्ट्री के जो हेड होंगे, यानी कि इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगी, वो इस प्रमोशन टास्क फोर्स के हेड भी होंगे, अध्यक्ष होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। और भी कई सारे सेक्रेटरी होंगे इसमें मिनिस्ट्रीज से, जैसे स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी होंगे इस प्रमोशनल टास्क फोर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आता है, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो भी इसके मेंबर होंगे इस प्रमोशनल टास्क फोर्स के। प्रमोशनल टास्क फोर्स मतलब एक ग्रुप बना दिया, उसमें कई सारे मेंबर होंगे सेक्रेटरी लेवल के, वो रिकमेंड करेंगे, सिफारिश देंगे कि हमारे देश में कैसे इसको एनिमेशन, कॉमिक्स, गेमिंग और ये जो विजुअल इफेक्ट्स हैं इनको कैसे प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अंदर डिपार्टमेंट आता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके भी सेक्रेटरी इसमें होंगे, यानी कि 4 मंत्रालय से आएंगे, ये याद रखना आपको। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये टास्क फोर्स होगी जो, इसमें 3 स्टेट से भी मेंबर आएंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना से। ये टास्क फोर्स का जो टर्म है, ये पॉलिसी बनाएगा AVGC पॉलिसी, नेशनल एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स पॉलिसी बनाएगा ये, और रिकमेंड्स करेगा ये कि ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या कोई डॉक्टरल कोर्सेज हैं उनमें ये जो AVGC है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे मान लो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में ही एक लेक्चर इसका लगा दिया एनिमेशन वगैरह का, उन्हें सिखाया कंप्यूटर पे कैसे बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें, कैसे सॉफ्टवेयर के जरिए विजुअल इफेक्ट डाले जाते हैं किसी वीडियो में, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह में या रॉकेट वगैरह में यूज होती है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। DRDO ने अभी इसका टेस्ट किया है। DRDO आप जानते हो क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में बनी थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हमारी डिफेंस के लिए, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए मिसाइल्स, वीपन्स वगैरह, हथियार, गन वगैरह बनाती है ये DRDO। इसकी बहुत सारी लेबोरेटरी हैं पूरे इंडिया में। तो इसने अभी उड़ीसा के कोस्ट चांदीपुर में ये टेस्ट किया है इस टेक्नोलॉजी का। ये है भाई साहब रॉकेट सिस्टम जो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बना है। इसका काम क्या है ये आपको बस पता होना चाहिए। इसका काम ये है कि ये बीच में ही क्या है, कोई भी मान लो मिसाइल आ रही है हमारे इंडिया की तरफ दागी जा रही है, तो बीच में ही उसको इंटरसेप्ट कर देगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बीच में ही उसको रोक देगा, बीच में डिस्ट्रॉय कर देगी इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और ये सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है। सुपरसोनिक का मतलब होता है जब कोई भी साउंड की स्पीड से, आवाज़ की स्पीड से 3 गुना तेज चलता है। और साउंड आपको पता है, आवाज़, जैसे अभी आपने आवाज़ निकाली मुंह से, और वो कितनी देर में कितनी दूरी तय करेगी, ये लगभग 320 सेकंड की दूरी तय करती है 1 सेकंड में, लगभग अराउंड। तो इसकी भी 3 गुना स्पीड चलेगी। ये टेक्नोलॉजी रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल है जो दूसरी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा। ये DRDO ने मिलके बनाया है। DRDO की लैब है, लेबोरेटरी, जैसे रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद में है, एक पुणे में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। नेक्स्ट टॉपिक है अल-रोजा। अल-रोजा बस इतना याद रखना है, ये है क्या चीज़ अल-रोजा। अल-रोजा रसिया की एक कंपनी है, रसिया की एक कंपनी, और डायमंड बनाती है, डायमंड की माइनिंग वगैरह करती है। US ने, अमेरिका ने अभी इस पर सेंक्शन लगा दिए, बहुत सख्त स्ट्रिक्टर सेक्शन लगा दिए। सेक्शन का मतलब प्रतिबंध, रोक लगा दी इस पर, क्योंकि आपको पता है इंडिया रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है ना, इसलिए
इस पे रसिया पे सैंक्शन लगा दी, इसकी कंपनी पे। और रसिया से इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत ट्रेड करता है, यानी कि इंडिया और रसिया का ट्रेड है जेम्स और ज्वेलरी में, डायमंड से रिलेटेड। तो इसलिए हमें ये याद करना ज़रूरी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अल्रोजा ये कंपनी है जो, ये 2 हेडक्वार्टर हैं इसके, मिर्नी साखा रिपब्लिक में और मॉस्को रसिया में। नेक्स्ट टॉपिक है MH-60R हेलीकॉप्टर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3rd के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये हेलीकॉप्टर क्या है और किसके लिए यूज हो रहा है और किसने हमको दिया है, हमारा नहीं है ये बस याद रखना है आपको। एक तो इंडियन नेवी इसको यूज करेगी और हम यूएसए से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, ये इतना याद रखना है इसमें। अभी जो हमारी इंडियन नेवी के सोल्जर हैं वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं इसकी। कहाँ पे? अमेरिका में, नॉर्थ आइलैंड है सैन डियागो में, यूएस का नवल एयर स्टेशन है। ये है हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ये MS-60R हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर हमने डील की है $2.2 बिलियन की डील यूएसए से हम खरीदेंगे। यूएस की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उससे खरीदा जाएगा। ये अभी यूएस के प्रेसिडेंट फरवरी 2020 में आए थे, तब ये डील की थी, इंडिया में आए थे तब ये डील की थी। और इंडियन नेवी अभी 3 हेलीकॉप्टर अभी इंडियन नेवी को दिए गए हैं यूएस के द्वारा जो ट्रेनिंग चल रही है। और जो ये डिलीवरी की गई है यूएस के द्वारा, जो डिलीवरी हमारे इंडिया में की जाएगी वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। हमारे इंडियन नेवी के पास अभी सी किंग 42 या 42A हेलीकॉप्टर हैं, उनको ये रिप्लेस करेगा MS-60R, जो रसिया से रूस से नहीं अमेरिका से, यूएस से, अमेरिका से खरीद रहे हैं हम। जो ये हैं सी किंग 42 या 42A हेलीकॉप्टर, ये 1990 में इंडियन नेवी में दिए गए थे और इनको रिप्लेस करके ये नए हेलीकॉप्टर आएंगे MS-60R हेलीकॉप्टर। इनकी कैपेबिलिटी ये है कि इनके द्वारा इंडियन नेवी को पावर मिलेगी एंटी सबमरीन वारफेयर करने के लिए, कोई पनडुब्बी है पानी में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंटी शिप स्ट्राइक करने के लिए, या मैरी टाइम ऑपरेशन के लिए, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम आएगा। जैसे मान लो कोई आपदा संकट आ जाती है उस टाइम पे ये हेलीकॉप्टर काम आएंगे। और ये फर्स्ट मेजर इंडक्शन होगा हेलीकॉप्टर का पिछले डिकेड्स में, कुछ डिकेड्स में जो हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी में कमीशन्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्टिफाइड राइस। ये प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस क्या है पहले तो ये जानते हैं। देखो ये चावल ही है भाई साहब, ये फोर्टिफाइड राइस है। क्या करते हैं, चावल में आपको पता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, नेचुरली मिलता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे हमारे इंडिया में लोग ऐसे हैं उनकी डाइट ही चावल है, तीनों टाइम पे चावल ही खाना है, सुबह शाम दोपहर, तो उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते। तो ऐसे समय में जो बच्चे रहते हैं, मान लो गरीब बच्चे हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल डाइट है कंप्लीट नहीं हो पाती, इसकी वजह से वो कुपोषणता के शिकार बन जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और माल नूरिश्ड हो जाते हैं वो, माल नूरिश्ड यानी कि कुपोषित हो जाते हैं वो, माल नूरिश्ड, माल न्यूट्रिशन हो जाता है उनमें कुपोषण। तो इस कुपोषणता को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 15 अगस्त की स्पीच पे कि फोर्टिफाइड राइस पीडीएस सिस्टम के जरिए दिया जाएगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, जैसे मान लो भाई साहब पर मंथ गरीब लोगों को ये चावल गेहूं वगैरह दिए जाते हैं, उनमें ये फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे, या स्कूल में मिड डे मील स्कीम होती है उसमें दिए जाएंगे। ऐसी कई सारी स्कीमें उनके जरिए दिए जाएंगे। तो ये फोर्टिफाइड राइस होते क्या है, चावल ही है। ये चावल पे अगर मान लो ये चावल दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्या है एक प्रोसेसिंग करेंगे और इनमें विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, आयरन वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे इस चावल पे ही। ये चिपक जाएगा इसमें, ये मान लो पाउडर फॉर्म है, ये प्रोसेसिंग की इसके ऊपर चिपक गया। अब इसे कितना ही पकाओ ये छूटेंगे नहीं उससे, और ये जब अंदर जाएंगे बॉडी में तो उनको विटामिन मिल जाएगी। और देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं या चावल है, राइस है, उसमें और फोर्टिफाइड राइस में फ़र्क क्या है। इसमें तो देखो सीड में हम चेंज करते हैं, सीड में, और फिर उसको उगाते हैं, फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगेगी और उसमें मतलब न्यूट्रिशन हो जाएंगे। लेकिन इसमें उगाने के बाद हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड में बीज में ही करते हैं, सीड में करते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ये भी याद रखना है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, चेयरमैन इसके होते हैं। इन्होंने अभी अप्रूवल दे दी अपनी अनुमति कि जो टारगेटेड पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, 2024 तक फेज्ड मैनर में फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा, सप्लाई की जाएगी
फेज्ड मैनर का मतलब पहले कुछ एरिया के लिए फिर और एरिया के लिए ऐसे किया जाएगा सप्लाई। कौन कौन सी स्कीम है इसमें कवर होंगी? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए जो खाना दिया जाता है यानी कि दाल चावल, उसमें ये कंप्लीट मतलब इंक्लूड किया जाएगा फोर्टिफाइड राइस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के जरिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण स्कीम के जरिए, मिड डे मील स्कीम जो इसका पहले नाम हुआ करता था अब ये नाम हो गया है, और अदर वेलफेयर स्कीम है उनके जरिए दिया जाएगा। इंटायर कॉस्ट जो राइस फोर्टिफिकेशन की आएगी वो अराउंड 2700 करोड़ पर एनम, एक साल में इतनी रुपीज़ आएगी, और ये 2024 तक फूड सब्सिडी के जरिए इंडिया देगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन ये 3 फेज़ में किया जाएगा। पहले फेज़ में ये 2022 तक, मार्च 2022 तक ये किया गया है ICDS और PM पोषण स्कीम के जरिए। फेज्ड सेकंड में फेज़ 2 के पास TPDS और अदर वेलफेयर स्कीम है जो उनमें देखो ये फेज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो 3 फेज़ में ये किया जा रहा है इम्प्लीमेंट। ये 75th इंडिपेंडेंस डे था जब 22 अगस्त 2021 में, तब ये अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कि पुअर पर्सन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा फोर्टिफाइड राइस के जरिए। इसके पहले एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चला रखी थी फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये 2019-20 से इसकी बिगिनिंग स्टार्ट हुई थी, 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी ये स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जिसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके उसका खर्चा उठाती हैं, दोनों मिलके उसको लागू करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैजयंत पांडा कमेटी। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी। ये कमेटी किससे रिलेटेड है बस इतना आपको याद रखना है। एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो रक्षा मंत्रालय, उसने ये बनाई है कमेटी, और किसके लिए रिकमेंडेशन देगी? NCC के लिए, नेशनल कैडेट कॉर्प। NCC जो होती है ना, आप कॉलेज टाइम में जो लेते हो NCC जिसमें आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, वही NCC की बात कर रहे हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो NCC है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए ताकि जो NCC के जो स्टूडेंट होते हैं नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन और दे सकें, और जो अलुमनी है जो पहले NCC की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको भी और ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग वगैरह, इसका पर्पज़ ये है। तो ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि नेशनल जो हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारे इंडिया के NCC के क्यूरिकुलम में, क्यूरिकुलम का मतलब NCC का जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उसमें कैसे इंक्लूड की जाए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल लेवल की। नेक्स्ट टॉपिक है कुठीरन, या ये कुठीरन भी हो सकता है, कुठीरान भी, कोई भी इसकी भाई साहब प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, केरल के लोग ही जानते हैं इसको। केरल में है ये क्योंकि केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये टनल है, टनल का मतलब है सुरंग, ट्विन टनल है, ट्विन ट्यूब, ट्विन का मतलब है डबल, ऐसी ट्यूब दो ट्यूब बनी हुई है और ये सुरंग बनी हुई है, 2 सुरंग बनी हुई है ये, यानी कि सुरंग तो एक है लेकिन जुड़वा है एक साथ 2, जैसे एक आने के लिए एक जाने के लिए, और 6 लेन के टोटल, एक में 3 लेन है, ये देखो 3, यहाँ से वाइट सा दिख रहा होगा, 1 2 3 1 2 3, और इस तरह से ही ऐसे आने जाने के लिए टोटल 6 लेन है ये याद रखना आपको। और नेशनल हाईवे 544 पे बनी हुई है ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती है, और केरल की ये पहली ऐसी टनल है जो 6 लेन की सबसे लंबी है, और पूरे साउथ इंडिया में सबसे लंबी 6 लेन की ये टनल है, सुरंग है, 1.6 किलोमीटर लंबी ये टनल है, और ये जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर आपको याद होनी चाहिए, ये पिछी वाजाहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे? ये केरल में, इतना आपको पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट फकरा। देखो इसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो, या इकोनॉमी की में पढ़ाया होगा, नहीं तो सिंपल आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाके टाइप करोगे फकरा FCRA 2020 और पीछे लिख देना सिंपल CSC, तो लेक्चर आ जाएगा, इसका ऊपर ही आ जाएगा, या 1-2 वीडियो पहले आ जाएंगी किसी और चैनल की, या पहले सिंपल CSC का ही लेक्चर आ जाएगा, तो वहाँ पे देख सकते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए थे इसमें 2020 में, उनको अपहेल्ड किया, अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया है यानी कि सही ठहराया उनको। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में इन NGO जैसी, मान लो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है NGO, गैर सरकारी संस्था,
वो फॉरेन से डोनेशन मंगाती है, कोई विदेशी कंपनी से, विदेशी इंडिविजुअल से वो डोनेशन लेती है, दान लेती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2020 में अमेंडमेंट किए थे, संशोधन किए थे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इन्हीं को सही ठहराया है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फॉरेन कंट्री कोई हमारे यहाँ पे डोनेट करती है तो हमारी सॉवरेंटी को, नेशनल सॉवरेंटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फॉरेन फंडिंग कुछ और गलत काम करने के लिए फंडिंग दे रही हो, और एनजीओस कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और नक्सलिज्म को या कोई इंसर्जेंसी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में उस फंड का, पैसे का, मनी का यूज कर रही हो। तो इस तरह से कंट्रोल लगाने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए थे इसमें। तो ये अमेंडमेंट थे कि अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेगा तो उसको एक तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा दिल्ली में, दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, पर्टिकुलर ब्रांच, वहाँ पे उसको एनजीओ को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगी, फॉरेन डोनेशन आएगा तो उसी अकाउंट में आएगा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके, देखभाल कर सके उनकी कि कहाँ से इनका फंड आ रहा है, किस लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा इसमें अमेंडमेंट क्या था कि आधार कार्ड का से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फकरा के अंदर किसी भी एनजीओ को जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहती है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में उसकी ब्रांच में अकाउंट खुलवाएंगे तो 1 पॉइंट एंट्री हो जाएगी इनकी फॉरेन डोनेशन के लिए, यानी कि एक ही अकाउंट में आएंगे इनके सारे पैसे, अगर बाहर से किसी विदेशी कंपनी से, इंडिविजुअल से आएंगे। तो इन पे कंट्रोल करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और पॉलिटी को इम्पैक्ट कम करने के लिए इन पे, इसलिए ये अमेंडमेंट किए गए थे। यानी कि जो भी एनजीओ ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में लोकेटेड हैं, वो बाहर से मंगाती हैं कोई फंड, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, न्यू दिल्ली में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में। तो ये जो गवर्नमेंट है इसने कुछ और भी अमेंडमेंट किए थे, ऐसे किए थे, मान लो कोई फॉरेन फंडिंग आती है या जितना भी पैसा आता है एनजीओ के पास, तो पहले ये था 50% तक वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एक्सपेंडिचर है उनके लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन अब वो 20% कर दिया। 20% आप अपने खर्चे में दिखाओगे कि आप मान लो कहीं पे घूमने जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तेल का खर्चा हुआ या किसी और का खर्चा, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, उसमें सिर्फ 20% ही खर्च कर सकते हो जितना पैसा आपके पास आया है। बाकी का 80% जिस काम के लिए आपने एनजीओ बनाई है, मान लो पर्यावरण के लिए, या फिर वुमन, महिला सशक्तिकरण के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, या एजुकेशन के लिए, तो वही काम करोगे 80% के खर्चे में, 80% की मनी से। तो ये और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसमें बहुत सारे सुधार, वो आप उस लेक्चर में देख सकते हो। ये जो अमेंडमेंट है देखो, ऐसा नहीं है कि फॉरेन फंडिंग उनकी रोक देंगे, फॉरेन फंडिंग आती रहेगी, लेकिन उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा हर 5 साल में। 5 साल के बाद विदिन 6 मंथ, जब मतलब मान लो 5 साल में उनका रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो गया, तो विदिन 6 मंथ उनको दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा, वरना वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, फॉरेन से, विदेश से दान नहीं ले सकते। अगर लेना तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फकरा एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है फकरा एक्ट के जरिए एनजीओ वगैरह को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब आता है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इसका सेक्शन 12A है, इसको रीड डाउन कर दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि ये कहता है कि आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है कि वो आधार कार्ड की जगह कोई और डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आधार कार्ड से भाई साहब कम से कम 3-4 बार यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब मैंडेटरी नहीं है एनजीओ के लिए कि वो आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएं, कोई और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डलेस कैश विदड्रॉल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कार्डलेस कैश विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब होता है निकालना, बैंक से आप पैसा निकालते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो, उसी को विदड्रॉल बोलते हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास, उन्होंने ये घोषणा किया, अनाउंस किया है कि जो एटीएम के द्वारा आप एटीएम कार्ड के जरिए, जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है उसके जरिए जो पैसा निकालते हो, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप कार्ड या क्रेडिट से निकाल लो या बिना कार्ड के भी निकाल सकते हो। देखो अभी भी ये फैसिलिटी है, एसबीआई बैंक देता है या बहुत सारे बैंक देते हैं, लेकिन अब ये सभी एटीएम और बैंक में लागू हो जाएगी। यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लो ये फ़ोन पे आपका कोई यूपीआई अपने अकाउंट बना रखा है, तो आपका ऐसा कोड आप एक ऐसे स्कैन करोगे मोबाइल से अपने, और इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपकी कि हाँ कि आप ही हो वो बंदे, आप ही का अकाउंट है और आप ही का अकाउंट है, ये मैच हो जाएगा इस क्यूआर कोड से,
और फिर एटीएम आपको पूछेगा कि कितने पैसे चाहिए, आप वहाँ पे एंटर करोगे अपना अमाउंट और पैसे निकाल सकते हो। इस तरह से ये फैसिलिटी बिना कार्ड के ज़रिए होगी, क्योंकि कार्ड से बहुत सारे फ्रॉड हुआ करते थे। जैसे कार्ड की मान लो खो जाए तो कार्ड की स्कीमिंग कर लेते थे या क्लोनिंग कर लेते थे, कार्ड का ही एक सेम जैसा कार्ड बना लेंगे जो हैकर होते हैं और फिर उस कार्ड के ज़रिए पैसे निकाल लेंगे आपका। ऐसे फ्रॉड हुआ करते थे। तो इन फ्रॉड को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी इसके ज़रिए। लेकिन अभी भी ये फैसिलिटी चलती रहेगी कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे भाई साहब ऐसे पर्सन होते हैं उनको ये ऑपरेट करनी नहीं आती है ऐप वगैरह की, बिना कार्ड के ज़रिए कैसे निकाला जाए, कैसे क्यूआर कोड स्कैन करें। तो ये सब कुछ जानते हुए क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी कंटिन्यू रहेंगे। तो आप कार्डलेस विड्रॉल कर सकते हो अपने एटीएम से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लेकिन इसकी कुछ लिमिट होगी, मिनिमम लिमिट होगी 100 रुपीज़ कि कम से कम आप 100 रुपये निकाल सकते हो, 100 रुपये से कम नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं आप जाओ कि 10 रुपये की ज़रूरत है, मुझे चिप्स खाने हैं, 10 रुपये दे दो एटीएम, तो ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट होगी 10,000 रुपये पर डे की, एक दिन में, और मंथली लिमिट होगी 25,000 रुपये की। और ये लिमिट आगे रेगुलेटरी गाइडलाइंस के जरिए आरबीआई घटा बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग मेज इन स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको पता है मौसम की बात हो रही है, सीजन की, जो ये फरवरी मार्च में आता है जब सरसों के फूल पीले पीले खिलते हैं। तो मान लो ये स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट हो गया, तो स्प्रिंग के टाइम पे ही ये मेज बोई जाती है पंजाब में। पंजाब में मेज का मतलब मक्का। ये मक्का तो आपने देखी होगी, खाई भी होगी भाई साहब, भुट्टा, भुट्टा बोलते हैं इसको, अंग्रेज लोग कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न। तो ये जो मेज है ये स्प्रिंग सीजन में बोई जाती है लगभग 35,000 हेक्टेयर के एरिया में। अगर एकड़ में निकाले तो 86,450 एकड़ में बोई जाती है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी न्यूज में क्यों है? देखो ये जनवरी एंड से लेके फरवरी 15 के बीच में बोई जाती है, लेकिन पंजाब में जो फार्मर हैं इसको फरवरी एंड तक या मार्च के शुरुआत तक भी बोते हैं, उगाते हैं, सो करते हैं। SOW का मतलब उगाना, बोना, कोई फसल। ये मेज की जो कल्टीवेशन है परेशानी का कारण इसलिए बन गई है क्योंकि देखो ये क्या है, एरिया ऐसा है कि यहाँ पे पैडी भी उगाई जाती है। पैडी का मतलब धान, धान भी उगाया जाता है, चावल की खेती भी की जाती है। लेकिन चावल की खेती की जाती है आपको जून से सितंबर में, आपको पता है जब बारिश का सीज़न आता है, क्योंकि खरीफ की ये क्रॉप है पैडी पंजाब में। और देखो पंजाब में मैं इसलिए बोल रहा हूँ खरीफ की, क्योंकि बहुत सारे एरिया हमारे इंडिया में ऐसे हैं क्योंकि पैडी धान 3 बार साल में बोया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में या फिर साउथ इंडिया में खरीफ की क्रॉप भी है और वहाँ पे ये रबी की क्रॉप भी है। ऐसे बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जो दोनों सीजन में बोई जाती हैं। और खरीफ और रबी की क्रॉप तो आपको पता होना चाहिए, नाम से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खरीफ मतलब जून से सितंबर में जो फसलें बोई जाती हैं, यानी कि समर सीजन में, गर्मी के सीज़न में। और रबी का मतलब है जो विंटर सीजन में, यानी कि जो सर्दी में बोई जाती हैं, विंटर सीजन में, नवंबर से लेके लगभग आपके फरवरी तक उगाई जाती हैं, जो जैसे गेहूं हो गया, वीट हो गया। तो पंजाब में जो पैडी की क्रॉप बोई जाती है वहाँ पे वाटर गजलिंग वो वैसे ही एरिया है, यानी कि वहाँ पे वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे अब ये मेज कल्टीवेशन की जा रही है, इसलिए यानी कि मेज में मक्का उगाने में जो पानी की फैसिलिटी चाहिए, यानी कि पानी की जो मात्रा चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी बहुत कम है पंजाब के इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं पैडी को उगाने के लिए। और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन से अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है मार्च से जून के महीने में, और इसी महीने में अगर मेज उगाई जाए ये मक्का, तो यहाँ पे देखो हीट बहुत ज़्यादा है और सनशाइन भी बहुत है। लगभग 35 से लेकर 45 डिग्री तक मार्च से जून के महीने में टेम्परेचर होता है। और 9 से 9.5 घंटे सनशाइन होती है, सूरज निकलता रहता है इतने घंटे तक। तो भाई साहब यहाँ पे पानी की वैसी कमी है, मॉइस्चर की। और जो सॉइल का मॉइस्चर है वो टेम्परेचर की वजह से एवोपरेट हो जाता है। सॉइल में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। और मेज को वैसा थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए ही। अब मेज को भी जब पानी चाहिए तो मेज के लिए
फिर ट्यूबवेल वगैरह का पानी यूज किया जाता है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन किया जाता है। इसकी वजह से वाटर की जो टेबल है, वाटर टेबल, वो और नीचे जा रही है। वाटर टेबल का मतलब है, वाटर की मेज की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर टेबल मतलब अर्थ के अंदर जितनी गहराई पे पानी पाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ इतना खोदेंगे हम, इतने नीचे, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से इतनी नीचाई पे हमने खोदा, मान लो 100 मीटर की ये नीचे खोदते हुए हमें पानी मिला, यहाँ से नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये वाला जो ये लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे वाटर टेबल। तो ये वाटर टेबल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है पंजाब में। अब पानी और दिया जाएगा मेज को उगाने के लिए, तो पानी की जो टेबल है, वाटर टेबल, वो और नीचे चली जाएगी। तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं फिर, एक्सपर्ट का कहना यह है कि इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की जाए। ड्रिप इरिगेशन ऐसी होती है, पाइप लगा दिए जाते हैं खेत में, और जैसे फ्लड इरिगेशन होती है, जैसे मेज है, ये मेज में ये मान लो पानी लगा रहे हैं इस खेत में, ये खेत है, फील्ड है, और यहाँ से पाइप डाल दिया, अब पूरे खेत में पानी ऐसे ही चल रहा है। या तो ऐसे मेड बना देंगे भाई साहब, ये मान लो ये एक खेत है, आपने देखे तो होंगे, ये खेत है, और ऐसे ये लाइन बना दी, लाइन बना दी, यानी कि ये मान लो ब्रेकर बना दिए। अब यहाँ पाइप छोड़ दिया, इसमें जा रहा पानी, फिर यहाँ छोड़ दिया, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा, या पूरे खेत में एक बार पानी छोड़ दिया। इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, सिंचाई मतलब खेतों में पानी लगाना, फिर खेतों में वाटर देना, इरिगेशन। तो ये होता है फ्लड इरिगेशन। लेकिन क्या होता है, खेत में पानी इससे ज़्यादा खराब हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पाइप बिछा दी खेत में, ये पाइप, और पाइप क्या है, जो खेत में फसल उगाई जा रही है, जैसे मेज, मक्का, उसकी जड़ों में डायरेक्ट पानी देंगे, जितना उन्हें ज़रूरत है जड़ों में देंगे, बाकी के एरिया में पानी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ प्लांट के जड़ों में पानी जा रहा है। तो इससे पानी की बचत होगी और फ़ायदा होगा। और दूसरा कारण ये बताया, एक अल्टरनेटिव हो सकता है मेज का, जो इस स्प्रिंग सीजन में मेज बोई जाती है, इसकी जगह पे अगर मान लो मूंग बोई जाए, मूंग की दाल, या सनफ्लावर क्रॉप बोई जाए, तो वो अच्छा विकल्प होगा, अल्टरनेटिव होगा। क्योंकि देखो हम, यानी कि हमारा इंडिया एक साल में लगभग 2.5 मिलियन टन्स का सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। और कहाँ से, यूक्रेन और रशिया से खरीदते हैं हम सनफ्लावर ऑयल। और 2.3 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 20 से 30 लाख टन पल्सेज, दाल हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। अगर मान लो यही हम यहाँ इस रीजन में सनफ्लावर ऑयल या मेज, मूंग की दाल उगाए जाए, तो कितना अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये इसमें विकल्प दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबॉट्स इनसाइड ब्लड स्ट्रीम टू डिलीवर ड्रग्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में आ जाएगा ये। देखो माइक्रोबॉट क्या होते हैं, पहले तो ये देख लो आप, ये मान लो ये ब्लड है भाई साहब, ये आपकी बॉडी है, फुल बॉडी, ये जो दिखाई दे रही है, जो मैंने चित्र बनाया है, अजीब सा बनाया, पर मान लो बॉडी है, किसी आदमी की बॉडी है, आपकी भी नहीं है, मान लो इतने पतले तो नहीं होंगे आप। ये बॉडी है भाई साहब, आपकी बॉडी में नसें होंगी, आपके हाथ में भी नसें हैं, पल्स की बात कर रहे हैं हम, नसों में आपका ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड है, इस ब्लड में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी भी होता है ब्लड में, वाटर, और कई सारी सेल होती हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रक्तवाहिकाएँ बोलते हैं शायद हिंदी में, रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स होते हैं, बहुत सारी प्लेटलेट्स होती हैं, लगभग 1.5 से 4.5 के लगभग, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के लगभग नॉर्मल होता है कंडीशन में। तो ये आपको रेड सेल दिखाई दे रही हैं, ये इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती, सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखाई देंगी। और जो ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये इंस्ट्रूमेंट, इससे लाइट सी निकल रही है, ये है माइक्रोबॉट। ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये बाहर से डाले गए हैं, बाहर से, आपकी बॉडी में तो नहीं डाले, आप थोड़ी ना हो वहाँ पे, साइंटिस्ट ने, ये कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने माइक्रोबॉट ये ब्लड में डाल दिए, किस लिए, ड्रग की डिलीवरी करने के लिए। ड्रग की डिलीवरी मतलब दवाई देने के लिए। दवाई किस लिए, मान लो आपकी नसों के अंदर ब्लड में ब्लड कैंसर हो गया आपको कहीं पे, मान लो ये आपका हाथ है, या आपका मान लो ये बॉडी है किसी आदमी की, ये बॉडी है किसी आदमी की, और उस आदमी को क्या हुआ भाई साहब, इस आदमी को कैंसर हो गया, मान लो, या कि इसके इस एरिया में कैंसर है। अब इसके अंदर भाई साहब कैंसर, यानी कि मान लो अगर आपके बॉडी के बाहर हाथ पे कहीं जख्म हो जाए, बाहर की बात कर रहे हैं, स्किन, बाहर त्वचा पे, तो उसको तो आप दवाई लगा के ठीक कर लोगे, बीटाडीन वगैरह दवाई लगा लोगे, ठीक कर लोगे। लेकिन अगर शरीर के अंदर हो गया भाई साहब यही घाव, उसको बोल देते हैं कैंसर, यही कैंसर होता है। अब उस घाव को कैसे करोगे, अंदर कैसे हाथ डाल के बीटाडीन लगाओगे आप, तो ये ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
देखो बीमारी तो सिंपल है, अगर आपके बाहर हो रही है घाव, आपके अंदर हो रही है तो क्या हो गया, कैंसर। लेकिन उसे ठीक कैसे करें, वहाँ दवाई कैसे पहुँचाएं, प्रॉब्लम तो इसमें आती है ना। अब इसी को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये माइक्रोबोट होंगे, ये माइक्रोबोट क्या करेंगे, दवाई लेके जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो रखी हैं, कैंसर की सेल जो डेवलप हो रखी हैं, जो घाव बन रखा है वहाँ पे दवाई लेके जाएंगे ये, अब वहीं पे डिलीवरी करेंगे। इसी को बोल देते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी कि टारगेट करके ड्रग को, दवाई को वहां डिलीवर किया जा रहा है जहां बॉडी के पार्ट को जरूरत है, तो ये माइक्रोबोट के जरिए किया जाएगा। ये ड्रग डिलीवरी समझ गए होंगे आप क्या है, कैंसर सेल सेंसिटिव होती हैं तो उनको मतलब ठीक करने के लिए दवाई दी जाएगी। और जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, स्टटगार्ड जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है ये, MPIS, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट रिसर्च, वहाँ के कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने ये तरीका निकाला है। और ये जो बना हुआ है माइक्रोबोट, ये बना हुआ है 2 डायमेंशनल कंपाउंड है, पॉली या हेप्टाजाइन एमाइड कार्बन नाइट्राइड या PHI कार्बन नाइट्राइड बोलते हैं इसको, इससे बना हुआ है ये जो रेंज होगी, यानी कि इसकी माइक्रोबोट की रेंज होगी 1 से 10 माइक्रोमीटर का होगा ये। और 1 माइक्रोमीटर होता है कितना, मीटर तो आपको पता मीटर कितना होता है, मीटर से 10 लाख गुना कम छोटा होता है, 10 लाख गुना कम, यानी कि आपका सर का बाल होगा ना उससे भी छोटा है ये, पतला है, छोटा सा है, आपको नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा। ये स्विम करेगा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, मान लो आपकी बॉडी नहीं, मतलब जिस भी आदमी की बॉडी में डाला जाएगा जिसको कैंसर है, तो उसमें स्विम कैसे करेगा, ये तैरेगा कैसे, कैसे किया जाएगा, देखो इस तरह से होगा ये, जैसे आपने देखोगी सोलर सेल जिनसे सूरज से बिजली बनती है, ब्लू सी प्लेट होती हैं इस तरह की, तो उन पर सनलाइट जब पड़ती है तो सनलाइट क्या करती है, लाइट जब पड़ती है तो ये सनलाइट इस पर पड़ेंगी तो ये प्लेट क्या करती है, ये सोलर सेल है, जो सोलर सेल इस लाइट को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है इलेक्ट्रॉन और होल्स में। इलेक्ट्रॉन होल्स, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज डेवलप करते हैं, चार्ज, और वो चार्ज ही बिजली पैदा करते हैं। इसकी वजह से जो है ये लिक्विड वगैरह के जो इसके सराउंडिंग में होता है तो उसमें भी रिएक्शन करवा देते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से ये होगा कि जो फ्लड है, चार्ज प्रोड्यूस किया जाएगा, चार्ज भेजा जाएगा, इसकी वजह से जो फ्लड का मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपको ब्लड भी क्या है लिक्विड फॉर्म में, वो फ्लड ही एक तरह से, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए माइक्रोबोट को स्विम कराया जाएगा, तैराया जाएगा, यानी कि उसे भेजा जाएगा जिस जगह पे उसे भेजना है, और उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा जाके, ये दवाई लेके जाएगा, ये दवाई को डालेगा उस कैंसर सेल पे और वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी और कैंसर खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।